बिल्कुल। जब तक मार्केट अपने नीडेड वॉल्यूम को फिल नहीं करेगी, आसान भाषा में बात करूं तो अगर वो अपने मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर को फिल नहीं करेगी, वो अपने आप को ऊपर लेके नहीं जाने वाली। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव वैलिड अप टू दिस एरिया, जो कंप्लीट हो चुका था, जो आपको मैंने पहले बताया था कि माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर मूव तभी होगा जब यहाँ पर एक आईएफसी बनेगी और वो आईएफसी इस मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीडेड वॉल्यूम को फिल करेगी और फिर बाद में अपने आप को यहाँ तक लेके जाने की कोशिश करेगी आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ आया सभी को? सारा खेल बस पेशेंस का होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है। ओके, वी गॉट बैंडेड रिवर्सल, बिकॉज अगर W आधा हो गया तो उसके बाद का रिवर्सल भी आधा हो जाएगा, देन वी हैव ए बढ़िया वाला मूव। समझ आया? इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां तक काम करेगा। ठीक है, ये इसको मत समझना। पहला वाला नीडेड वॉल्यूम आ रहा है हमारे सामने, ये पहला वाला नीडेड वॉल्यूम है। ठीक है, पहला वाला छोटा वाला यहाँ पर नीडेड वॉल्यूम में दिख रहा है। वैसे तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ बड़ी सी कैंडल बना चुकी है, वैसे बताया जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इसी ट्रेंड में अगर बड़ी कैंडल बनाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, वरना रिट्रेस करके बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। देखो ये एक ना पैरेलल चैनल की तरह क्रिएट हो रही है ना। जैसे कि ऐसे करके, क्योंकि ओरिजिनली जब भी मार्केट नीचे आ रही है तो वो इस तरीके से उठ रही है ना, इस तरीके से। ठीक है। ये एक सेंटर में नी कैप आई है, बढ़िया सी नी कैप। ओके। हाँ ये देखो यहाँ पर नी कैप के बाद का जो मूव है वो एग्जैक्ट उतना ही आया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट में नीचे से थोड़ा थोड़ा सा बुलिश प्रेशर आ रहा है। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक माइनस सा बुलिश प्रेशर आ रहा है। ठीक है। इसको बस आपको समझाने के लिए था और कुछ नहीं, कि इसके बाद का एरिया सारा का सारा फेक आउट है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो सेपरेशन ऑफ पावर्स में आप नहीं समझ सकते हो। यहाँ पर अगर तुम ये डिमांड सोचोगे लगाने की तो मैं तुरंत यहाँ पर लगा के ऐसे यहाँ खड़ा कर देता। इसलिए नहीं किया क्योंकि पॉसिबल नहीं है। आप पहले भी देखो मार्केट जब नीचे गिरी थी तो थोड़ी और थोड़ी हुई थी, देन फिर यहाँ पर उठी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अपने आप को जल्दी ले आई। अगर जल्दी ले इसका मतलब धीरे धीरे करके आएगी, धीरे धीरे करके आएगी, धीरे धीरे करके आएगी, फिर अपने आप को रिवर्स करेगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में वो ट्रेंड को एक एक टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करेगी, धीरे धीरे करके, डायरेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। अब देखो, अब ये इकट्ठी होगी ना और पावरफुल होगी थोड़ी सी। तो मेजर रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक गिराने वाला पैटर्न टूटता नहीं है। कौन है गिराने वाला पैटर्न? बेरिश एंगल्फिंग। देखो इसके अंदर बेरिश एंगल्फिंग आपको दिख रही है, ये है तो। ठीक है, इसके इस ट्रेंड के अंदर की बात करूं मैं, बस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा मैं, इस ट्रेंड के स्ट्रक्चर की बात। ठीक। चीज नोटिस करी, यहाँ आईएफसी नहीं आई ना, इसलिए देखो कंटिन्यू नहीं कर रहा इसने। अगर आईएफसी आ जाती ना यहाँ पर, हिम्मत नहीं होती इसके नीचे गिरने की, इसकी हिम्मत नहीं होती नीचे गिरने की। अगर आईएफसी यहाँ आ जाती तो ये फर्क होता है। जब तक आएगी नहीं ना, हमें पता नहीं लगेगा रियल ब्रेकआउट है, क्योंकि वो मौका ही नहीं देगी। मौका देती है इसका मतलब लुभावना क्रिएट कर रही है, लुभा रही है कि आओ घुसो ब्रेकआउट पे। क्योंकि रियल ब्रेकआउट कभी भी तसल्ली नहीं देता, वो डायरेक्ट चला जाता है, हाथ में भी नहीं आता। ऐसा होता है, डायरेक्ट चला जाता है, वो हाथ में आता नहीं है। ठीक है। अभी वो नीचे की साइड जा रही है, वी हैव दिस। अगर यहाँ नहीं होता कुछ भी तो मैं इसको पीछे कर दूंगा, यहाँ तक लगाऊं, क्योंकि यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग आई थी तो इस वजह से मैंने इसको लिया था। ठीक है, यहाँ जाएगी तो यहाँ लगा दूंगा, नहीं आएगी तो छोड़ दूंगा। इफ देयर इज नो बुलिश एंगल्फिंग, देयर इज नो रिवर्सल। कैंडल का रेट कट न्यूज आ गई है, मतलब क्या बेहतरीन रिवर्सल आया। मौका नहीं देगा बिल्कुल भी नहीं, नहीं। ओके, आगे गाइस बुलिश एंगल्फिंग रिवर्सल एरिया माइनर की तरह अब ये काम करेगा, बड़ा वाला एरिया की तरह मेरे को नहीं लगता ये काम करेगा। माइनर रिवर्सल एरिया मतलब एग्रीगेटेड डिमांड थोड़ी सी है यार, कितना मूवमेंट लोगे। ठीक है, अगर पिछला वाला कॉपी पेस्ट करके आगे उठा तो बहुत बढ़िया बात है। एग्रीगेटेड डिमांड के हिसाब से जितनी इसकी बॉडी है ना, जो हैमर बना हुआ है, इतनी बॉडी मिल जाएगी, वही काफी रहती है। ये रियलिटी है। ठीक है। ओके, रिवर्स कर रही है मार्केट, क्यों कर रही है? कौन सा पैटर्न आया हुआ है नीचे? कौन सा पैटर्न आया हुआ है नीचे? बताओ, समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? ओके, डिमांड पूरी हो गई, जितनी बॉडी थी कैंडल की उतनी आ गई। दिस इज द इनसाइडर डिमांड, ये कंप्लीट हो चुकी है, टोटली कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी। ठीक है। अब इसके बाद मार्केट नीचे गिरे ऊपर जाए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनसाइडर डिमांड की जो कैंडल्स है वो पूरी हो चुकी है। ठीक है। यस। चलो अब इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। मैं पूरे स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात नहीं कर रहा, मतलब ऊपर से नीचे तक बात नहीं कर रहा। मैं अब बात करने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नीडेड वॉल्यूम तक था, यहाँ पर कोई आईएफसी नहीं आई। ठीक है, क्योंकि आईएफसी बीच में आ गई, यहाँ नहीं आई। यहाँ आती तो हमें और मोमेंट ऊपर देखने को मिलता, और इस जगह से अगर मार्केट अपने आप को मेजर रिवर्सल देती, जो कि पॉसिबल नहीं था, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि हमें माइनर बुलिश प्रेशर देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है वो इतनी जल्दी दे दी। क्योंकि आईएफसी आती तो ऐसा हो सकता था, लेकिन आई नहीं तो प्रेशर सेल साइड ज़्यादा था, देख सकते हो बड़ी बड़ी रेड कैंडल। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ अंडर के ग्राफ्स के अंदर। ठीक है, मतलब एक कर्व लाइन में अंडर यूज़ करूंगा इसके, लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है, मैं बस इस पैटर्न की बात करूंगा और किसी की नहीं, ऐसे करके। वी हैव दिस एरिया, थोड़ा सा स्ट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि
परफेक्ट, ये कनेक्ट हो गया हमारे सामने। बस ये एक ब्रेकआउट की तरह काम कर रही है, और बॉटम पे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा ही सकते हैं हम लोग बार बार, ठीक है। यस, अगर मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर देती बड़ा वाला, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको मिरर्ड दिखता, फिर ये हिस्सा दिखता तुम्हें फिर और ये पूरा कर लेती। इसका मतलब क्या बैठता है? इसका मतलब ये है कि उसने अपनी सप्लाई पूरी कर ली है। अगर वो यही चीज ऊपर करती तो अपनी डिमांड पूरी कर लेती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसने अपनी सप्लाई पूरी कर ली है। अब वो कुछ बचे कुचे जो उसके सप्लाई के बूस्ट है ना, जो पल्स होती है, जैसे रिजेक्शन पल्स मैंने आपको बताया, वो क्रिएट करने के इंतजार कर सकती है, या फिर डायरेक्ट रिवर्सल। सेम चीज अगर मैं देखा तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पूरी डिमांड होगी ना, यहाँ तक पूरी पूरी डिमांड होगी। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स ना करती ऊपर जाती तो पूरी डिमांड होगी, ऐसी पूरी सप्लाई होगी। मिरर मार्केट का मतलब ही तो यही होता है, और क्या होता है ये जो फंक्शन है, ये मिरर मार्केट यही तो है, और क्या है मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर तो बनाया हुआ है कि हमें जो हो गया वो तो हो रहा है, लेकिन जो हो सकता था उसके बेसिस पे हमें कैसे पता लगेगा कि आगे और क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन इट्स मिरर्ड मूव, ठीक है। फेज 14, द एरिया ऑफ मिरर्ड मूव। फेज 14 में आपको बताऊंगा मिरर्ड मूव के बारे में। फेज 10 के बाद यूट्यूब पे मैं फेज 10 नहीं करने वाला। फेज 10 से 17 7 फेज मैं सिर्फ यूट्यूब के रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में करूंगा, लाइव स्ट्रीम पे नहीं करूंगा। जो मेरे क्लब में होंगे उन्हीं को लिंक मिलेगी यूट्यूब की, लाइव स्ट्रीम पे पब्लिक में नहीं होगा। लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर पाओगे और नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो चीज़ है जो मैं ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहता जो रेस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। डिमांड आ गई, समझ में आया मैंने क्यों आपको मिरर्ड मार्केट बना के दिखाई थी? क्योंकि उसकी सप्लाई पूरी हो चुकी है। तो एक रिजेक्शन पल्स आपको देखने को मिली, दिस इज कॉल्ड ए रिजेक्शन पल्स। इसी को हम लोग रिजेक्शन पल्स कहते हैं। एक रिस्पॉन्सिव मूव व्हेन द मार्केट मूविंग स्लोली, देन ए डायरेक्ट मूव कम आउट। हर चीज सप्लाई डिमांड से भी नहीं होती, हम कभी कभी अपने इंस्टिंक्ट्स का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, लाइन ही बता रही है। पीले पीछे वाले को भी आप जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, याद है ये वाला आपको करके दिखाया था, ये याद है आपको हिस्सा? ये इसके बाद से तो मार्केट ने रिवर्स करा था, जो मैंने आपको पहले लगा के दिखाया था, ये याद होगा आपको। इस जगह से मैंने हटा दिया था क्योंकि नीडेड वॉल्यूम मोटा सा लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको हटा दिया था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, अब आपको इसका यूज होगा यहाँ पर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो हिस्सा है ये आगे जाके हमें डबल या फिर सेम डिमांड बताने में हेल्प करेगा। जैसे अभी अपनी सेम डिमांड तो दे चुका है, आप देख सकते हो, दे दी इसने सेम डिमांड अपनी। अब ये हमें बताएगा कि क्या ब्रेकआउट हमें रियल देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर रिवर्सल पैटर्न मिलते हैं बेरिश साइड के, तो मार्केट अपने आपको फिर से रिट्रेस करने की कोशिश करेगी, नहीं तो अपने आपको डबल डिमांड देकर डायरेक्ट उठाने की कोशिश भी कर सकती है, डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। समझ आया? सेम मैं वही हिस्सा उठा के आपको दिखा रहा हूँ, बाकी वो अब देखो दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक बन गया मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। अब मैं अगर यहाँ पर ऐसे सोचूं कि मार्केट में ये मिलेगा आपको फेज 14 15 में, यही मैं बताऊंगा आपको कि ये अगर मार्केट अगर फेवर में जाती, अगर फेवर में जाती मतलब जैसा हम सोचे थे वैसा जाती, तो क्या देखने को मिलता, ठीक है। पैरेलल चैनल के अंदर वो घूम रही है, इसी का मिरर्ड वर्जन यूज करते हैं फिर, इस तरीके से होता है। चलो भाई डिमांड डबल करनी पड़ेगी, ठीक है। अरे यार डबल करते हैं डिमांड, ओके। बेरिश पैटर्न अगर नहीं आता तो एक पल्स देखने को आपको मिली, नाउ वी हैव अ मूव। अब देखो ये हाय बोल रहे हैं इनको, हाय कैसे हो, गलत जगह आओगे तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा, चिढ़ा रहे हैं ये इनको, दोनों दोनों हमें चिढ़ा रहे हैं इनको। हाय कैसे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट में घुसोगे तो लाती पड़ेगी तुम्हें, ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर तुम आओगे तो तुम्हें लाती पड़ेगी, ऐसी तरीके से चिढ़ा रहे हैं इनको। मैंने क्या बोला था, हैमर नहीं आ रहा ना, हैमर को आने दो एक बार। अब देखो कैसे होगा, समझ आ रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एक एक वर्ड मेरा ध्यान से सुनो, समझ में आ रहा है ना? भाई मेरे रेंज एनालिसिस कहती है कि 2 लाख तो हो सकते हैं, आधा मिलियन का इतना मैं नहीं कह सकता, ठीक है। मैं वॉचिंग के ऊपर चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग देखें, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा लोग वॉचिंग देखें, अच्छे से सीखें, गलत फहमियों से दूर जाएं। अच्छा ये बताओ कितने लोगों की थिंकिंग बदली है, जिन्हें एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया लाइव स्ट्रीम पर, कितने लोगों की थिंकिंग बदली है कि भाई ये तो अलग ही तरीके से मार्केट हमें देखने को मिल रही है? क्या लगता है?
ऐसा लगा कि हाँ भाई ये सब तो अलग ही चीज़ है, हमें तो कुछ और ही दिख रहा था, ठीक है, अलग ही चीज़ है। ठीक। तो जो किसी की जेब भरेगा, वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी, या जो किसी का माइंड ऐसा कर देगा कि वो अकेला भी अपनी जेब भर सकता है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी? बताओ। ठीक। अब अगर मेरे को खाली ग्राफ दे दिया जाए, या तुम्हें खाली ग्राफ दे दिया जाए कैंडल का, तो 90% लोग आराम से सॉल्व कर देंगे, आराम से। उन्हें किसी इंडिकेटर की कोई नीड नहीं है, ना उन्हें तीन तीन चार चार इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो ये सब अकेले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। बेशक ट्रेडिंग के लिए मैं कह सकता हूँ कि अभी आपके अंदर ना वो एक होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो तो देखो टाइम के साथ आता है, उसे सीखा नहीं जा सकता, उसे समझा भी नहीं जा सकता, उसे सिर्फ फील किया जाता है। ठीक है, वो जो फील होती है वो टाइम के साथ आती है, इसे कोई सिखा नहीं सकता तुम्हें, ये तुम्हें खुद ही आएगी। सबकी अपनी अलग अलग कॉन्फिडेंस होता है, किसी का पेशेंस कम होता है, तो बेसिकली ये आपको टाइम के साथ आएगा, ये आपको टाइम सिखाएगा। समझ गए ना मैं क्या कर। बहुत लोग हैं जिनका पॉजिटिव रिव्यू आया है मेरे, भेजते रहते हैं लोग मेरे को, ठीक है, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर उन्हें कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। उन्हें लगता है कि चलो कुछ तो कमी है, क्योंकि अभी आपका एनालिसिस वाला जो फील्ड है वो बेटर हो जाएगा, बट ट्रेडिंग थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है जब हम अपना खुद के पैसे लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें पैसा अपना होता है, तो इस वजह से डर वगैरह लगता है। आने का डर नहीं लगता जितना जाने का डर लगता है, तो वही सारा कॉन्सेप्ट। इसी के लिए जो डर है वो ख़त्म करने के लिए ऑस्ट्रेलियंस ने कुछ चीज़ें क्रिएट करी थी, जिसको हम बोलते हैं फर्म्स, प्रॉप फर्म्स। आंसर आपको मिलने वाला, बहुत देर से आप लोग पूछ रहे हो। जो ये प्रॉपर्टी फर्म्स होते हैं, प्रॉप फर्म्स जो होती हैं, ये इनको हम लोग फंडिंग्स बोलते हैं, फंडिंग। ठीक है, चलो मैं इसको आपको उसमें समझाता हूँ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियंस ने और साइप्रस कुछ लोगों ने इस चीज़ से निपटने के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर एक रिपोर्ट क्रिएट करी कि हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इशू था कि ट्रेडिंग की दुनिया में अगर हम लोग एनालिसिस नहीं करते, तो ट्रेडिंग की दुनिया में लोगों के लॉसेस हो रहे थे, बहुत लॉस। ये स्टोरी ध्यान से समझना तुम, फिर तुम्हें समझाता हूँ किसी देश की गवर्नमेंट क्या करती है, किसी देश की प्राइवेट सेक्टर क्या करता है अपनी जनता के फायदे नुकसान के बारे में सोचने के लिए। अब ये तुम्हें बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाऊंगा मैं, अलग लेवल पे। ठीक है, अब ट्रेडिंग से लोगों के लॉसेस हो रहे थे, तो कुछ कमिटीज ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि लोगों के लॉसेस ना हो, क्योंकि वो इमोशनल हो जाते हैं जब वो ट्रेड प्लेस करते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं वाइल प्लेसिंग ए ट्रेड, दे बिकम इमोशनल वाइल प्लेसिंग ए ट्रेड। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्हें ये भी आंसर देना था, वो एक साइड नहीं सोच सकते थे, तो उन्होंने ये चीज सोची कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन उनको कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, एक्सपीरियंस लोग नहीं मिलते, और ऐसे कंसल्टेंसी फर्म्स उनका नुकसान कर देते हैं, तो उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से वो इजीली अच्छा खासा रिटर्न वगैरह निकाल सकें, रिस्क फ्री होके। तो ये इन्होंने जो हैवी इन्वेस्टर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का एक डुअल डायरेक्शनल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी। जो इन्वेस्टर्स थे, हैवी इन्वेस्टर्स थे, जिनके फंड्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थे, ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, ये कम्युनिटी जो थी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऐसे फर्म को डिस्कवर करा जो इन इन्वेस्टर्स से पैसा तो लेते थे लेकिन खुद कभी ट्रेड नहीं करते थे, क्योंकि ओरिजिनली ऐसे कंसल्टेंसी फर्म्स थे। जैसे कि ज्यादातर लोगों ने हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज देखी होगी, उसमें जो हर्षद मेहता की अपनी फर्म थी वो एक कंसल्टेंसी फर्म थी, वो खुद ट्रेड करते थे इन्वेस्टर्स के पैसों से, लाइसेंस के जरिए। ये वो नहीं है। तो ये इन्होंने क्या करा कि इस फील्ड में इन्होंने एक फर्म को क्रिएट करा। ठीक है, इन्होंने एक फर्म को क्रिएट करा। अब ये फर्म जो थी, ये इन इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट लेती थी। ये डिपेंड नहीं करता ये किस कंट्री के हैं, ठीक है, अगर ये अमेरिकन है तो यूएसडी में इन्वेस्टमेंट आती थी, अगर ये जापानीज है तो येन में, जापानीज येन में, जेपीवाई में इन्वेस्टमेंट आती थी, वो डिपेंड करता था कि वो किस कंट्री से हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट भी मिलने लग गई, और इन्होंने कुछ रूल्स सेट किए थे कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है क्राइटेरिया, वो मिनिमम $10 मिलियन का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना आप, ये इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने सेटअप करा था। ठीक है, तो $10 मिलियन का एक एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है, कि मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि इतना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि हम लोग आगे अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे। अब ये खुद ट्रेड नहीं करती थी ये फॉर्म, तो जब ये खुद ट्रेड नहीं करने लगी तो इसको
प्रॉफ फर्म के नाम से बोलने लग गए। अगर इन्होंने खुद ट्रेड करना शुरू कर दिया तो उसे हम लोग कंसल्टेंसी फर्म बोलते हैं। देखो, एक एक स्टॉक ब्रोकर में, फॉरेक्स ब्रोकर में, क्रिप्टो ब्रोकर में, कंसल्टेंसी फर्म में, प्रॉफ फर्म में बस इस चीज का फर्क होता है कि पैसा लगा कौन रहा है, उसके बेसिस पे उनके नाम क्रिएट होते हैं। अगर मैं ब्रोकर की बात करूंगा तो वो कभी पैसे किसी से भी नहीं लगवाता, वो बस एक प्लेटफॉर्म देता है कि किसी को लगाने हैं तो आ जाओ, वरना मत आओ। कंसल्टेंसी फर्म कहती है किसी को लगाने हैं तो आ जाओ, हम लगा देंगे। प्रॉफ फर्म क्या कहता है, किसी को लगाने हैं तो आ जाओ, लेकिन मिनिमम इतना लगाना पड़ेगा। अब हम आपके पैसे किसी एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट, ट्रेडर, कंपटीशन को जीतने वाले, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, तो ये क्या करते हैं, ये एक चैलेंज रखते हैं। ये किसी भी ऐसे रैंडम लोगों को नहीं करते सेट, वैसे तो इनके अंडर अपने एनालिस्ट होते हैं, ये वो एनालिस्ट होते हैं जो इन पर ध्यान देते हैं कि किसी भी तरीके से इनका पैसा नहीं जाना चाहिए मार्केट से बाहर। तो ये खुद भी करते हैं और ये फिर इनको चैलेंज जो देते हैं। अब ये चैलेंज कई तरीके से होता है, डिपेंड ऑन द प्रॉफ फर्म्स क्राइटेरिया के हिसाब से। कुछ उनके कंट्री के भी रूल्स होते हैं, कुछ उनके अपने क्राइटेरिया भी होते हैं कि वो किस तरीके से लेते हैं। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि एक इलाइट वर्जन होता है इनका, ठीक है, एक इनका स्टेलर वर्जन होता है, ठीक है, और एक इनका आप कह सकते हो कि एडवांस्ड वर्जन होता है। इसमें कई सारे आते हैं कि स्टेलर इलाइट में मिनिमम होता है कि आपको कोई भी प्रॉफ फर्म आप जाओगे तो आपको $5,000 से $8,000 तक आपको वो फंडिंग दे सकते हैं, ठीक है, एक चैलेंज को पास करने के बाद, ठीक है। इसी तरीके से स्टेलर में क्या होता है, ये आपको मिनिमम $20,000 से $35,000 तक की फंडिंग इसमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद एडवांस में $1,00,000 से और $500,000 तक की इसके अंदर फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, डिपेंड ऑन द प्रॉफ फर्म्स एबिलिटी और द कंट्री इन विच दे आर सेटल्ड और ऑथराइज्ड। इंडिया में अलाउ नहीं है क्योंकि ये प्रॉफ फर्म्स बेसिकली फॉरेक्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये अलाउ नहीं है इंडिया में, प्रॉफ फर्म के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया जा सकता। हाँ, इनके पेमेंट लेने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल नहीं है, इस वजह से लोग यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है, वो P2P के वर्जन से हो जाता है। अब ये क्या हेल्प करते हैं, अब यहाँ पर जो हमारा ट्रेडर है जिसको अपने पैसे लगाने में डर लगता है, तो वो अपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि $100 होती है, किसी किसी फर्म में $50 भी होती है, वहां से यूज करते हैं। $100 होती है, कोई कोई $35 में ही मान जाता है, कोई कोई आपका जो है $50 में ही मान जाता है, कोई कोई 60। तो ये अपनी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ये प्रॉफ फर्म खुद सेलेक्ट करता है, वो अपनी खुद की डिस्काउंट एरिया के हिसाब से करता है कि अगर मेरे को अपने क्लाइंट, अपने जो चैलेंज, अपने जो ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या बढ़ानी है, तो मुझे अपना जो इनिशियल बाइंग क्राइटेरिया है, जो प्राइस है, उसको कम करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा, अब जब उसे लगता है कि ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ा देता है, ठीक है। अब जब ये ट्रेडर इनमें से किसी एक को चूज करता है तो उसके हिसाब से उसे पे करना पड़ता है। अब उसे छोटी कैपिटल में ज्यादा बड़ा जो है ना बैलेंस मिल जाता है। अब उसे कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, क्योंकि एक तो पहली बात तो मेरा पैसा है नहीं, दूसरा ही डेमो का पैसा है, होता है डेमो का ही पैसा, तो वो इसको यूज करता है, प्रैक्टिस करता है अच्छे से, और फिर इसके अंदर ही प्रॉफ फर्म्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं कि आपको जैसे सिर्फ 8% का ड्रॉ डाउन करना है मैक्सिमम, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, बैलेंस का लॉस नहीं कर सकते, आपको 5% का प्रॉफिट करना है। फिर इसके अंदर कई सारे रूल्स होते हैं कि आपको न्यूज ट्रेडिंग कोई कोई कहता है अलाउ है, कोई कोई कहता है नहीं अलाउ है, तो वो डिपेंड करता है, वो सब रूल्स लिखे रहते हैं, वो ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, प्राइवेसी पॉलिसी के सेक्टर के अंदर होता है सब। अब ये हेल्प करता है। अब इससे क्या होने लग गया था कि लोगों के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी थी अपनी कि वो लॉसेस में हो रहे थे, उन पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, तो उन्होंने ये यूज करना करा, तो दोनों को फायदा मिला। जब इन्होंने, किसी ने, एक ट्रेडर ने 100 में से किसी 10 ने अगर जीता तो 10 ने इसके अकाउंट को अच्छी तरीके से ग्रो करा। ये तभी देते थे जब बंदा चैलेंज पास करता था, तभी रियल अमाउंट मिलता था। और जब ये पैसा ग्रो होता था, जैसे किसी भी एक ट्रेडर ने इनके अकाउंट को एक महीने में 5% ग्रो कर दिया, तो ऐसे अगर 100 ट्रेडर ने कर दिया तो आप समझ सकते हो इस $10 मिलियन का 5% कितना होता है, $50,000। अब इतनी आसानी से कोई दुनिया में आपको हाथ में 4-5 लाख रुपए तो नहीं देगा ना, वो कुछ ना कुछ तो टेस्ट ले गई, समझ रहे हो ना। तो जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उतना बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, और इन्वेस्टमेंट भी शुरुआत में $5 लाख, हाँ बिल्कुल $5 लाख, सॉरी, वो $1 मिलियन का होता है, $50,000। सो इस तरीके से प्रॉप फर्म्स को यूज किया जाता है। पहली बात तो इंडिया में लीगल नहीं है, पहली सुन लो। प्रॉप फर्म्स हो या हेज फंड हो, ये प्योरली ग्रे एरियाज में है, ये पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं हो सकते इंडिया में, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें फॉरेक्स के फील्ड में आती हैं, और फॉरेक्स तो आपको पता है, जब फॉरेक्स से अच्छे से लीगल नहीं है तो कुछ भी जुड़ा हो इससे वो नहीं हो सकता। जब पेड़ की जड़ें ही यहाँ उगने के लिए मना की जा सकती है, उस पर कोई सा भी फल आ जाए, उसे खाओगे तो करंट लगेगा, वो चीज़ है। अब तुम पेड़ के ऊपर जाके हेलीकॉप्टर से वो तोड़ रहे हो, जमीन पे नहीं आ रहे, तो वो अलग बात है, तुम रूल भी नहीं तोड़ रहे और फिर तुम फल भी खा रहे हो, वो भी चीज़ हो जाती है। समझ आया सबको? ये है गाइस प्रॉप फर्म की सारी इन्फॉर्मेशन। इससे दोनों को फायदा होता है, ट्रेडर को भी फायदा होता है और आपका जो है इन्वेस्टर को भी फायदा होता है। साथ के साथ जो एनालिस्ट बैठे रहते हैं ऊपर, वो देखते रहते हैं कि जो है इसका सारा जो इनपुट आउटपुट है वो हमारे हिसाब से है नहीं, तो फिर वो अपने हिसाब से काम करते हैं, पूरी एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, वो प्रॉप फर्म की पूरी एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। 50% एरिया पे बेरिश एंगल्फिंग आई थी, मैंने इसलिए आपको लाइन लगा के दिखा दी थी, ओरिजिनली आपको पता ही है, ठीक है, ऐसे करके 50% एरिया पे ये नहीं हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ये है, यहाँ पर मार्केट ने कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं दिखाया, क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग कह सकते हैं हम इसको, ओरिजिनली आपको पता है, ठीक है। एंड ये हमारे सामने एक सेंट्रल रिवर्सल जोन, वॉल्यूम फिलअप एरिया है,
मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भाई ने पूछा कि तुम्हारी गर्दन में दर्द नहीं होता, तो मैं उसका आंसर दिया, और उसके बाद उन्होंने जो सवाल करा मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। वॉल्यूम फिलअप हो गया? वॉल्यूम फिलअप हो गया? ठीक है। वॉल्यूम फिलअप के बारे में आप लोग सब जानते हैं क्या है? तो मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये सबको समझ में आ गया ना प्रॉप फर्म क्या है? इसी तरीके से एडवांस फर्म होती हैं, इसी तरीके से लॉयल्टी फर्म होती हैं, इसी तरीके से कसिनो फर्म होती हैं, क्रिप्टो कसिनो फर्म होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ये तो बस ये है कि ब्लॉकचेन फर्म होती हैं, कंसल्टेंसी फर्म आपको पता ही होती है, बहुत सारी फर्म होती हैं। ठीक है, तो सबका काम करने का तरीका यही है, किसी और से पैसे लेना, किसी और से ट्रेड लगवाना। कोई कोई ट्रेड करता है, कोई कोई मीम कॉइन के लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, उनमें पैसा लगाते हैं, बहुत सारे जो अंदर चलते हैं। आप जाओगे ना किसी भी जगह पे तो लिक्विड पूल्स मिलेंगे आपको, जिनमें एपीआर होते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार% के एपीआर दिखाते हैं, वो सब फेक होता है। ठीक है। ठीक है। ओके, सो मैं क्या बता रहा था, भूल गया यार। हाँ, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा था। देखो ध्यान से समझो क्या होता है। मैं आपको ना एक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के कमी के बारे में बताता हूँ। जैसे मार्केट अपने आप को डाउन लाती है, ऐसा पैटर्न बनाती है, फिर ऊपर लाती है, ब्रेक करके फिर अपने आप को एक पैटर्न में तब्दील करती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर दोबारा इसी तरीके से पैटर्न बनाती है, फिर जाती है और ऊपर जाती है थोड़ा सा, फिर ऐसा और पैटर्न बनाती है, फिर एक बार और आ जाती है, और फिर दोबारा इसी तरीके से पैटर्न। एक बार भी अगर इस पैटर्न को फेल करके मार्केट ने अपने आप को इसी से रिवर्स कर दिया, इसी से रिवर्स कर दिया, दिस इज कॉल्ड ए मैनिपुलेशन। जानते हो इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं? ये वो मैनिपुलेशन नहीं है एएमडी वाला, ये एएमडी वाला मैनिपुलेशन नहीं है। ये जो मैनिपुलेशन है, ये ही आपका कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन भी यही होता है। बस ये बताता है कि जैसा हो रहा था वैसा नहीं हो रहा, अब वैसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ये दिखाता है। ज्यादातर केसेस में ये अपने आप को डाउन लाता है, क्योंकि मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन की तरह फिर क्रिएट करना शुरू करता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ऐसा करता है, अगर वो अपना ये क्रॉस ना करे तो ही ऐसा होता है। ठीक है, तो सारी एंट्रीज यहाँ होती हैं, यहाँ होती है। समझ आया? नहीं आया? समझ आया? कोई बात नहीं ब्रो, करने दो उसको, मेरा कोर्स चल यार, क्या दिक्कत है? मेरे को कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा। मेरे को कोई नुकसान हो जाएगा क्या? बताओ कि मुझे नुकसान हो गया कि हाँ चलो भाई मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे कोई नुकसान नहीं। मुझे पता है रिकवरी कैसे करनी है, डोंट वरी। बट इज ए स्टार डोजी। देखो एक स्टार डोजी नाम का एक पैटर्न होता है, जो बनता कब है, उसके बनने की लोकेशन ये सबसे बेस्ट आपके सामने निकल गई, वो ऐसे ही बनता है, बहुत बढ़िया बनता है। रिवर्सल के लिए फाइंड आउट किया जाता है, मतलब रिवर्सल नहीं सॉरी, फॉरवर्ड के लिए जैसा आया वैसा जो कर देगा आगे को। देखो ये जो पैटर्न होता है स्टार डोजी, ये एक तरह से आपका प्लस पैटर्न होता है, प्लस जैसे होता है ना, जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार डोजी के बारे में। स्टार डोजी, स्टार डोजी इज ए टाइप ऑफ इक्वल लेंथ स्पिनिंग कैंडल। इक्वल लेंथ स्पिनिंग कैंडल होती है, ये सबसे अजीब तरह की कैंडल होती है। मतलब ऐसा होता है इसके साथ कि अगर आप देखोगे ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको ब्लैक। स्टार डोजी में क्या होता है कि जैसे वो इसके ऊपर से नीचे तक हाई होता है ना इसका, और फिर आगे का और पीछे का सेंट्रल एरिया होता है, ये एग्जैक्ट सेम रहता है, प्लस की तरह होता है। इसके पास हमेशा फॉरवर्डिंग मूव होता है, मतलब ये जो फॉरवर्डिंग मूव होता है ना उसके लिए यूज होता है। इसके पहले वाली कैंडल अगर अपसाइड है तो मार्केट में ज़्यादातर केसेस में मार्केट अपने आप को अपसाइड ही लेके जाती है बेस्ड ऑन द डिमांड। इसी तरीके से अगर इससे पहले वाली कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है मतलब सेल साइड है, तो ये आगे जाके 80% केसेस में अपने आप को फॉरवर्ड करता है। और ये बनता कब है? ये बनता है जब मार्केट में ऐसी कंडीशन पहले बनी हो, मान लो ऐसा ही पैटर्न बना हुआ हो ऐसे करके, इस तरीके से ऐसा पैटर्न बना हो, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ना हो, यहाँ पर कैंडल की बॉडी हो, और अगर ये बॉडी अपने आप को ऐसे लेके आ जाए, यहाँ पर मान के चलो ऐसे बॉडी आ जाए, और इसके बाद हमें नहीं पता ये पहले बना हुआ था और उसके बाद अगला स्ट्रक्चर ऐसे ही बना और उसमें बॉडी अपने आप की इतनी छोटी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो और हेल्प करेगा हमें ये वाला स्ट्रक्चर ही आगे की साइड फॉलो कराने के लिए। ओके, सो ये स्टार डोजी का काम है, ये अपने आप को फॉरवर्ड कराने की कोशिश करता है। ठीक है, कैसे काम करता है अब देखो, ये देखो आपके सामने जो बना हुआ है ना, ये स्टार डोजी है, ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये एक स्टार डोजी की तरह बना हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम नहीं मिलेंगे कि हर बार आपको ऐसा ऐसा, ये बहुत रेयर पैटर्न होता है, ये आसानी से मिलता नहीं है, डंडी सी दिखती नहीं है इसकी बिल्कुल बीच की। इसी तरीके से हाँ, जैसे आपके पास ये वाला है, ये तो चलो थोड़ा सा हाँ है, लेकिन है उसी की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसकी आगे और पीछे मतलब हाई और लो की जो लेंथ है ना वो जितनी छोटी होंगी, जितना इसके साइज के बराबर होंगी, उतना ही एग्जैक्ट काम पे। जैसे ये देखो, जैसे मैं आपको बताया था कि ये देखो ये पैटर्न वही है, ये पैटर्न भी वही है, तो इसने क्या करा अपने आप को फॉरवर्ड करने का काम करा, बस अपनी सेंटर जो बॉडी है उसको डिक्रीज कर दिया। इससे क्या होता है, इससे हेल्प होता है मार्केट में अपोजिट साइड के प्लेयर्स को पावरफुल होने के मौका मिलना। पावरफुल मतलब देखो पहले वो एकदम गिर गया था, यहाँ टुकड़ों में गिरा है बस। ठीक है, अगर ये पहले बन जाए फिर मोटी बॉडी हो जाए तो फिर बाद में रिवर्सल आ जाता है, जल्दी नीचे नहीं जा पाती है। ठीक है, समझ आया सभी को?
भाई इतने क्यों मैसेज डिलीट कर रहे हो, पूछने तो दो उनको। मोड बना दिया इसका मतलब थोड़ी तुम चैट ही खाली कर दोगे यार, पढ़ने तो दो मुझे क्या कह रहे हैं वो लोग। सो स्टार्ट करते हैं। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर, एंड वी हैव ए बेस्ट डब्ल्यू। ओके, हमारे पास एक बहुत अच्छा सा यहाँ डब्ल्यू बना हुआ है, मतलब बहुत ही बड़ा वाला डब्ल्यू, और भी ये स्ट्रेट हो रहा है ना। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर पिछले 5 दिनों से एक बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है कि ये अपने आप को स्ट्रेट लाती है, फिर फेक आउट देके रिवर्स करती है, और फिर उसके बाद दोबारा से उसी रीजन में लेके जाती है। आप देख सकते हो ये एक पैरेलल चैनल है, सेम यहाँ बना हुआ है। तो रेंज एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में जिस टाइम इसने अपना ब्रेकआउट देके नीचे मूव दिया था, उसी टाइम इसने अपना ब्रेकआउट देके ऊपर मूव देना शुरू करा है। ये इसलिए करा है क्योंकि मार्केट अपने जो एंगल्स हैं उनको पॉजिटिव कर रही है, एंड ये उसका पहला पॉजिटिव एंगल था, और इसी जगह पर मैंने पोजीशन भी ली थी। मैं पॉजिटिव एंगल्स को टेस्ट कर रहा था इस वजह से, ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको। एंड अब यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है हमारा डिमांड क्रिएट करने का, कि जितना हिस्सा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, वही हिस्सा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है हल्की सी ट्रेस में, देन अपसाइड मूव। ओके, परफेक्ट। सो देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये एक आप देख सकते हो ये एक पीनेंट का पैटर्न है ना। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पीनेंट जैसा पैटर्न आप कह सकते हो उसको ऐसे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ऐसे करके, है ना, ये आपके सामने एक पैटर्न है, और इसका ये पहला मूव था डाउन साइड में, है ना, और उसका रिवर्सल आफ्टर दिस पॉइंट आया, एंड देन ये उसका ही रिवर्सल अभी चल रहा है। पीनेंट का आप रिवर्सल देख सकते हो, वही चल रहा है सेम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने पहले मूव के बाद रिवर्सल देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे सामने एक सपोर्ट भी है, एस आर इंटरचेंज का हमारे सामने एक एरिया भी आप देख सकते हो, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज का एरिया है, एंड मार्केट यहाँ पर पहले भी आई थी इस जगह को आप देख सकते हो। 3 बार यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन करी है, तीसरी बार ये लास्ट बार करी है मेरे हिसाब से, जितना मुझे लग रहा है कि ये लास्ट बार ही करी है, और इस जगह पर मार्केट में बहुत अच्छा यहाँ पर मूव क्रिएट हो चुका है। ये आज का ही शाम का मूव है 5:30 बजे का। तो अगर मार्केट अपने आप को लेके जाती है तो जितना मूव उसने यहाँ से देखे यहाँ तक दिया था, वो अपना मूव यहाँ से दे सकती है, लाइक दिस। 50% मूव इसने अभी अपना कंप्लीट किया, आप देख सकते हो इस रीजन से, इस जगह से अपना जो उसका मूव है इसने, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए, कंप्लीट किया लाइक दिस। एंड इसी जगह से अब ये अगर हमें रिट्रेसमेंट देती है, लाइक यहाँ फिगर में बना हुआ है, अगर रिट्रेसमेंट देती है तो फिर हमें ऐसे देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। सो पहली कंडीशन मेरी इस बेसिस पर रहेगी, और मैं भी इसके आगे भी आपको कंडीशन बताता हूँ इसके आगे भी क्या रहेगी। देखो अगर मार्केट अपना ये वाला एक स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ देती है, मतलब एक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ कर देती है, तो फिर यहाँ पर जो डिमांड है आफ्टर द रीटेस्ट, डबल देखेंगे हम लोग, ठीक है, डबल देख सकते हैं हम लोग डिमांड को। देखो मैं डबल डिमांड करूँ या फिर मैं डिमांड को यहाँ से क्रिएट करूँ जहाँ से पीनेंट बना है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी एग्जैक्ट इसी तरीके से काम करती हुई दिख रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसके हिसाब से मार्केट हमें हाई पर देखने को मिलेगी, बहुत टॉप हाई होता है ना वाला, वो हमें हाई पे देखने को मिलेगी अगर ये इस तरीके से अपने आप को लेकर चलेगी। क्योंकि देखो दोनों साइड में अगर आप देखो ना स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम है, वो लगभग लगभग अपने आप को सेम लेके चले। देखो यहाँ से इस तरीके से देन मूविंग अपसाइड, ये भी इसी तरीके से हमें कॉपी पेस्ट होकर दिख रहा है, ये वाला भी। तो पॉसिबिलिटी दोनों की अगर वो करती है तो वी विल सी मूव लाइक दिस। पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव एंगल जो यहाँ पर मार्केट के बैंडिंग एरिया में, यही बैंड हुआ ना भाई, यहाँ पर मार्केट का पहला पॉजिटिव एंगल है आप देख सकते हो, और इसी पॉजिटिव एंगल से मार्केट अपने आप को उठा के ले जा रही है। सेकंड पॉजिटिव एंगल अगर यहाँ दिखता है तो फिर अपने आप को और ऊपर ले जा सकती है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। पहली कंडीशन मेरी बिटकॉइन की 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ये रहेगी, और मैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रहा हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर लाइव चैट में पिन कर रखा है, अगर आप देखोगे तो दिख जाएगा। ओके, मैंने दोनों जगह डाल दिया, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यहाँ पर भी मैंने पिन कर रखा है मेरा। इसके अलावा आप किसी भी टेलीग्राम चैनल पे मत जाना, मेरे नाम से बहुत फ्रॉड कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो आप मत करना, कुछ किसी और के जरिए मत जाना। यस, सो अब यहाँ, यस, सो अब यहाँ पर ये वो कंडीशन थी जिसमें मार्केट हमें पॉजिटिव एंगल दिखा के अपने आप को ले जाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके थोड़े से अगेंस्ट के बारे में, कि अगर मान लो अगर मार्केट अपने आप को यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करती, तब हम क्या करेंगे भाई। यहाँ तक तो चलो ये है कि चेंज ऑफ करेक्टर तक तो आगे कोई दिक्कत नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर तक आगे हमारे सामने जो है 1000 पॉइंट का मूव मान लो इसने दे दिया, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स कर दी तब क्या होगा, उसके लिए भी एक कंडीशन है। अगर इसने अपने आप को रिवर्स करा, पहली बात तो रिवर्स करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो यहाँ पर एक बार ये आई थी, और आने की बजाय उसने ये वाला एरिया जो है ना छोड़ दिया, और मैंने आपको बताया इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, दिस एरिया इज नॉन एज द नीडेड वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम होता है जो हमें चाहिए होता है किसी भी कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, और अब ये दोबारा वहाँ पहुंच रही है, तो समझ सकते हो कितना अच्छा खासा दोनों साइड से लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन यूज करी, दोनों साइड से वो जो है प्लेयर्स की लिक्विडिटी ले रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब वो यहाँ से अपने आप को क्रॉस करती है तो हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें आईएफसी देखने को मिलती है। ध्यान से सुनो मैं क्या करूँ, मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुना करो, हमें आईएफसी देखने को मिलती है। अगर आईएफसी नहीं है, अगर आईएफसी नहीं है, देखो ऐसा हो सकता है कि इसके आसपास दिखे, कभी तो मैं ऐसी छोटी भी दिख सकती है फिर बड़ी दिख सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे दिखे और फिर बाद में बड़ी दिखे, दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी आईएफसी कैंडल नहीं है तो फिर ये रिवर्सल पक्का इसका मिलेगा। फिर तो वैसी बात है, पहले भी ऐसी करा था इसने, ये तो रिवर्सल मिलेगा नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर कहीं पर भी कोई आईएफसी नहीं है तो इसलिए मार्केट में आपको रिवर्स करती है। अगर आईएफसी बन जाती है तो क्या इतनी हिम्मत होती है इसकी। सेकंड एविडेंस है आईएफसी के आने का, ठीक है, अभी मैं फेवर में बात करूँ, आईएफसी के आने का है मंडे
बिकॉज मंडे को यूएसडी की मार्केट ओपन हो जाती है, जैसे ओपन हो जाती है इसमें वॉल्यूम आता है बहुत अच्छा अच्छा, तो कह सकते हो कि आईएफसी आए तो उसका रीजन सेकंड एविडेंस उसका मंडे हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई कोई पॉसिबल कोई वैसी अनपॉसिबिलिटी नहीं है, अगर होती है तो आईएफसी है टुकड़ों में बन गई तो मार्केट में कमजोरी क्रिएट हो जाएगी, वो फिर अपने आप को दोबारा से रिवर्स कर सकती है, शायद एक बार और वो माने अपने आप को नीचे लाने के लिए। समझ आई दूसरी कंडीशन? समझ आई सबको? तो यहाँ सारा खेल कैंडल्स की फॉर्मेशन के बेसिस पर है। देखो वैसे तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बन चुकी है, यानी कि बॉटम से इसने आईएफसी बनाना शुरू कर दिया, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ये आईएफसी बन चुकी है, ये इसका नीडेड वॉल्यूम का एरिया था एंड ये इसकी आईएफसी थी, आप देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिला है। इसी नीडेड वॉल्यूम का यूज करके मैंने इस जगह पे कुछ पोजीशन भी लगाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है तो यही है, ये दोनों आप देख रहे हो, ठीक है, ये प्राइस भी देख सकते हो, ठीक है। नीडेड वॉल्यूम का मैंने यूज किया था यहाँ पर। यहाँ पर मैं डबल नीडेड एरिया, डीएनए भी कह सकता हूँ, डबल नीडेड एरिया जो होता है ना उसको भी मैं टेस्ट कर रहा था, आपको बताऊंगा ये क्या होता है। फेज 14 के अंदर आपको मिलेगा ये डबल नीडेड एरिया क्या होता है, जब मार्केट में दो तीन एक साथ मार्केट में बॉटम बन जाए तो इसमें से एक्यूरेट नीडेड एरिया कौन सा होता है, किस एरिया में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है मार्केट में अपने रिवर्स होने की, ठीक है। ओके सो ये थी गाइस मेरी सेकंड कंडीशन और ये था आज का बिटकॉइन का एनालिसिस। कैसा लगा आप लोगों को? समझ आया सबको? मजा आया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके आते हैं 1 मिनट में हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। मैं एक छोटी सी रेंज रखता हूँ गाइस, आई हैव अ रेंज ऑफ दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक रेंज है 800 पॉइंट की एंड हमारे सामने बन रहा है एक मस्त सा बढ़िया सा एक एरिया। देखो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक ट्राइंगल का, कह सकते हैं हम लोग ट्राइंगल है हमारे सामने। ओके वैसे तो कर्व लाइन लगानी सबसे बेस्ट है, ऐसे करेगा, ऐसे करके वी हैव ए कर्व लाइन लाइक दिस। ओके इसी तरीके से बॉटम से हमारे पास एक ऐसी कर्व लाइन है लाइक दिस। ओके तो इसका एक आप कह सकते हो कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट करा है मार्केट में, ऊपर की साइड चली गई और ये इसका पहला मूव है। आपको सबको पता है कि ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर पहला मूव फेक होता है। कितना पहला मूव आ सकता है, या तो इनसाइडर डिमांड्स को ऐड कर सकते हैं या फिर पिछले वाले एरिया को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ से चाहे तो मैं इसको यहाँ से भी देख सकता हूँ, यहाँ से भी बेटर रहेगा इसको लगाना। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि देखो ऑलरेडी समझो कि संडे सैटरडे के टाइम जो बिटकॉइंस में जो कितने भी, ठीक है, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज होती है उन सबके अंदर आपको वॉल्यूम्स जो है ना वो एक्यूरेट नहीं दिखते, क्योंकि यूएसडी मार्केट तो बंद रहती है, सिर्फ बिटकॉइन चलती है, सिर्फ बीटीसी चलता है और ये स्पॉट में नहीं चलता। ये आपका ब्लॉकचेन की एक तरह से आप कह सकते हो कि ब्लॉकचेन का वॉल्यूम होता है, ये यूएसडी मार्केट का वॉल्यूम होता है, इसलिए सप्लाई डिमांड में धीरे धीरे करके वो चेंजेस आते हैं, ठीक है। समझ आया सर? सो दिस इज द मार्केट्स रिवर्सल एरिया। इसका 50% आप देख सकते हैं, मैं 50% भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे सामने 50% एरिया है लाइक दिस एंड वी हैव ए 50% जोन फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल जोन। एज ए सेंट्रल जोन मिनी रिटेस्टिंग एरिया की तरह ये काम करता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। ये पहला मूव है इसका एंड इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए था लाइक दिस। ओके देखो अगर हम चाहते हैं ना कि मार्केट हमारी नीचे आए घूम के, तो हमें इसका जो नीचे का हिस्सा है ऐसे करके जो आपको दिख रहा है ये हमें टूटता हुआ दिखना पड़ेगा। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक हमें सारे का सारा हिस्सा बस ऐसे फेक आउट की तरह नजर आता रहेगा, तो ये टूटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनगल्फिंग्स मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर आपके सामने, वी हैव ए बेस्ट एनगल्फिंग एरिया लाइक दिस। ओके मैंने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो नीचे से भी ज़्यादातर केसेस एनगल्फिंग्स ये भी एंड ये भी। ओके तो ये एक नीचे की साइड का जो है ना एक ब्रेक डाउन एरिया बन गया और कुछ नहीं। एंड वी हैव लाइक दिस, ऐसे करते हैं। क्या बढ़िया फिगर बना दिया ना मानना पड़ेगा, ड्राइंग तो आती है। हमें आपकी याद आ रही थी, याद आ रही थी तुम्हें मेरी? हैं? तुम तो ऐसे बात करो जैसे एक, क्या बोलो यार, क्योंकि ऐसी लाइनें तो बस एक ही इंसान बोलता है दूसरे इंसान से। ओके तो कितना मार्केट को गिरना चाहिए इस बारे में हम लोग बात करेंगे। मार्केट को इतना गिरना चाहिए, अगर इससे ज्यादा गिरती है तो वी हैव ए एक्स्ट्रा सप्लाई, जो इस वुड पैकर को ऊपर जाने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा, वो अपने आप को कमजोर कर देगा लाइक दिस। वी हैव एरिया, ओके ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करूं? क्या बात है, आज तो क्या यार नीला रंग आया आज तो, क्या बात है कलर चेंज कर दूं, ये रखो हैं? बताओ 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 बताओ, कलर चेंज करूं या फिर ये रखूं? ये ना अच्छा लग रहा है ब्लू ब्लू से, क्योंकि है ना? हाँ अब चलो शांत हो जाओ सारे, मुझे अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। ये ओके गाइस, वेलकम टू माय स्ट्रीम। कोई भी मेरी मेरी स्ट्रीम पर ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल नहीं करेगा और बाय सेल की भीख मांगने बिल्कुल नहीं आएगा मेरी स्ट्रीम पर, ठीक है। आई ओनली क्रिएट स्किल्ड पीपल। ओके सो
अब हमारे पास आज आपका टॉपिक है एमएमसी फेज 6। ठीक है, देखो जो फेज 6 है ना, ये बहुत छोटा सा है। मतलब फेज 6 ना मैंने पार्ट्स के अंदर डाल दिया। मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास होता है, यहाँ पर मैं आपको कैंडल्स के विक्स और प्रेशर के बारे में बताऊंगा। विक्स एंड जो शेडोज के, प्रेशर नहीं सॉरी, विक्स और शेडोज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें सारी चीजें वही है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है, फेज का मतलब आप लोग चैप्टर समझ सकते हो। चैप्टर होता है ना, एक बुक का चैप्टर होता है, तो वो फेज का मतलब होता है इस तरीके से उसका। पहले समझो ये दोनों में क्या फर्क होता है। देखो जैसे मान के चलो एक कैंडल है, कोई भी कैंडल है, इसकी ऊपर की लाइन है और इसकी नीचे की लाइन है। इसी तरीके से एक और कैंडल है, वो कैसी भी हो सकती है। अगर उसके पास लाइंस हैं ऊपर नीचे, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक कैंडल ग्रीन है, ठीक है, और जो दूसरी कैंडल है वो रेड है, तो दोनों में ये फर्क होता है कि जो ग्रीन कैंडल की ऊपर की लाइन होती है उसे हम लोग विक कहते हैं। मैंने बहुत बार तुम्हें बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो रेड कैंडल की ऊपर की लाइन होती है ना, उसको विक नहीं कहते। ठीक है, रेड कैंडल की नीचे की लाइन को हम लोग विक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक मोमबत्ती होती है ना भाई, मोमबत्ती अगर है तो उसके ऊपर का जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बत्ती बोलेंगे, जो जलती है। ठीक है, इसी तरीके से जो ग्रीन कैंडल का नीचे की लाइन होती है उसे हम लोग बोलते हैं शेडो। ठीक है, उसे बोल रहे हैं तो शेडो। इसी तरीके से रेड कैंडल की ऊपर की लाइन होती है शेडो, क्योंकि रेड कैंडल जो होती है ना वो मार्केट में उल्टी लटकी रहती है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये कैसे काम करती है पहले ये समझो कि ये काम कैसे करती है, हमें समझ में कैसे आएगा कि जो विक है हमें देखना किस तरीके से आज इसको। मतलब मैं अगर तुमसे बोलता हूँ कि बुलिश प्रेशर आ रहा है, तो एक्चुअल में वो किस कैंडल के अंदर होता है? ठीक है, अभी मैं अगर आपसे बोलूं कि बेरिश प्रेशर आ रहा है, तो वो एक्चुअल में किसके अंदर है? क्या वो ग्रीन कैंडल के अंदर है, या वो रेड कैंडल के अंदर है, या वो दोनों में से किसी में भी नहीं है? ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि किसी भी कैंडल के अंदर हो सकता है कि प्रेशर ही ना हो। तो आज आपको मैं सबसे पहले विक्स के बारे में बताऊंगा। देखो विक क्या होती है। अगर मोमबत्ती को ऊपर से काट देंगे, मतलब एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना इसे समझने के लिए। जैसे मान के चलो एक हमारे पास ना मोमबत्ती है, एक कैंडल है, ये हमारे पास एक दिवाली की कैंडल है, एंड इसके अंदर एक ना बत्ती होती है, इसको हम लोग बोलते हैं विक, ये तुम जानते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या इस मोमबत्ती को जलाने के लिए इसके जो अंदर की लाइन होती है ये बिल्कुल अंदर तक रहती है, और इसके आप नीचे देखोगे ना तो वो ऐसे घूमी हुई रहती है, नीचे से अगर उठा के देखोगे तो ऐसे घूमी हुई रहती है। तो जलाते किस चीज को? नीचे से जलाते हो, ऊपर से जलाते हो? और जब ऊपर से जलाते हैं तो कैंडल ऊपर से नीचे होने लग जाती है ना, छोटी होने लग जाती है ना, वो छोटी होने लग जाती है। वो जलती रहती है लेकिन वो छोटी होने लग जाती है, वो ऊपर से छोटी होती है। इसका मतलब उसका जो रियल प्रेशर है वो ऊपर से पड़ता है। तो जिस कैंडल के ऊपर की लाइन को हम लोग विक कहते हैं, उसमें ऊपर से प्रेशर माना जाता है, नीचे से नहीं माना जाता। तो अगर मैं हैमर के बारे में, ग्रीन कलर की कैंडल है आपके सामने, ठीक है, और उसकी लाइन ऊपर की साइड बनी हुई है, तो ये तभी छोटी होगी जब इसकी ऊपर से जो चीजें हैं, ठीक है, जो ऊपर से जो चीजें हैं इसकी, वो अपने आप को कैसे लेके जा रही हैं? ये जो कैंडल है वो अपने आप को ऊपर से छोटी करती है, इसलिए वो नीचे आती रहती है, ऐसे हो जाती है। इसी तरीके से रियल कैंडल काम करती है। ठीक है, देखो अगर बफरिंग हो रही है तो आप पीछे चले जाओ 4-5 सेकंड, वो हो रही है क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम में लोड पड़ रहा है, हर जगह लोड हो रहा है, वो हर नेटवर्क में हो रहा है, मैंने चेंज करके देख लिया। ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा तो। अब ठीक है, अब तो नहीं आ रहा? ठीक है, अरे वो हो जाता है, वो बीच बीच में ना हो रहा है, वो एक तो लोड ज़्यादा पड़ रहा है ना, लोगों को ज़्यादा जो अपनी डिस्को वगैरह बजाने आज के दिन, तो नेटवर्क में हो रहा है दिक्कत। ठीक है, बट आप पहले 10-15 सेकंड पीछे चले जाओ स्ट्रीम में, ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल मेरे साथ न्यूज़ के चैनल की तरह रियल टाइम में देखना है। ठीक है, हाँ, तो अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो ऊपर से छोटी होने लग जाती है, तो इसका मतलब जो होता है प्रेशर जो होता है उसका ऊपर से पड़ता है। अगर हमने नीचे से दिया ना, अगर हमने नीचे से प्रेशर दिया, अगर नीचे जलाने लग गए, ठीक है, अगर हम नीचे से प्रेशर देंगे, नीचे जाने लगे, तो मोमबत्ती का जलने की नहीं है, जलेगी तो ऊपर से जलेगी ना। तो अगर यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बनती कैसे है? ये नीचे से ऊपर बनती है भाई, ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर बनती है। और अगर हमने इसको धक्का देकर नीचे कर दिया, यानी कि इसको ऊपर से जला दिया, यहां से यहां तक जला दिया, इसका वैक्स निकाल दिया, तो इसके अंदर का एरिया बचेगा एक शेडो वाला एरिया। समझ आया? यानी कि इसमें ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ये और भी ज्यादा छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे इसमें प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे इसकी बत्ती जलती जाएगी, ये और भी ज्यादा छोटा होता चला जाएगा, और भी ज्यादा छोटा होता चला जाएगा, और भी ज्यादा छोटा होता चला जाएगा। दैट इज हाउ द बेरिश प्रेशर वर्क्स ऑन द कैंडल। जितनी छोटी इसकी बॉडी होगी उतना ज्यादा मार्केट में ग्रीन कैंडल बेरिश मूव को दर्शाना शुरू करेगी व्हेन दे आर ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट। में भी हम कह सकते हैं कि किसी रेजिस्टेंस जोन पर अगर ये चीजें हो रही हैं। दूसरी भाषा में हम इसको, आपको पता ही है कि हम लोग इसको लिक्विडिटी स्वैप भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहा, मैं आपको भी कैंडल्स के विक के बारे में बताऊं। समझ आया? यहां तक समझ आया सबको? पहले बताओ मुझे। ओके, अगर इसमें नीचे की जो विक है वो ऊपर की विक से लंबी है, यहां पर नीचे की विक की कोई वैल्यू नहीं होती। पहले ये चीज समझने की कोशिश करो। ग्रीन कैंडल के अंदर जो नीचे की लाइन होती है, जो शेडो होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसको कोई नहीं देखता, उसको कोई भी नहीं देखता। इसीलिए जो मार्केट में हैमर्स होते हैं वो कभी भी मार्केट के बॉटम पे हर बार नजर नहीं आते, वो हमेशा मार्केट के बीच में नजर आते हैं। जैसे मान के चलो बॉटम पे बुलिश एंगल्फिंग काम कर गए, तो वो आएगा नहीं बॉटम पे, वो बाद में आएगा। ठीक है,
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, वो आएगा नहीं ऊपर। इसी तरीके से जैसे मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि अगर मान लो कोई कैंडल है और वो उसकी ऊपर की लाइन तो है लेकिन नीचे की लाइन लंबी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे की लाइन कितनी लंबी है। फर्क इससे पड़ता है कि उसके पास जो प्रेशर है वो है, जो इसके पास जो ऊपर से बियरिश प्रेशर है वो अभी भी इसके पास लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मार्केट यहां से नीचे जाएगी? इट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन। ऐसे कंडीशन में मार्केट में हमें इसकी लोकेशन मैटर करती है कि ये लोकेट कहां पर है, इसकी लोकेशन कहां पर। रेजिस्टेंस पे है तो हैमर डिस्काउंट के बेसिस पे काम करेगा, अगर ये रेजिस्टेंस पे है तो इट विल वर्क एज ए डिस्काउंट। ये कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से मुझे और अच्छा खासा मूव मिल जाए, यानी कि अपनी डिमांड से ज्यादा डिमांड में। ठीक है, समझ रहे ना? अब इसी तरीके से अगर इसकी लाइन सेंटर हो जाए, इस तरीके से हो जाए, ठीक, अगर ये ग्रीन कलर, अब तो मैं स्पिनिंग टॉप के एक्यूरेट क्रिएट बताता हूं। अब मैंने तुमसे बोला था कि स्पिनिंग टॉप जो होता है वो डुअल डायरेक्शनल होता है, लेकिन अगर उसका कलर के बेसिस पे मैं बात करूंगा ना तो वो डुअल डायरेक्शनल नहीं होगा। ठीक है, वो डुअल डायरेक्शनल नहीं होने वाला, वो डिपेंड करेगा अपनी लाइन के ऊपर। वैसे दोनों लाइन सेम है लेकिन प्रेशर तो ऊपर का है ना, ऊपर का कंसिडर करते हैं ना प्रेशर। तुम लोग 80% कंडीशन में नीचे की साइड क्लोजिंग करती है मार्केट। ठीक, समझ में आ रहा है ना क्या? ऐसी तरीके से रेड कलर का। तो विक्स में जब भी हम लोग बात करते हैं मार्केट में, जब भी ऐसा कुछ होता है तो बेसिकली वो अपने आप को छोटा करने लग जाती है। मतलब जैसे ऊपर जा रही है तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट करती है, जस्ट लाइक जैसे ऊपर जा रही है कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि जो उसकी बॉडी है वो धीरे धीरे करके नीचे कम होती है, ऊपर लंबी होने लग जाती है और बॉडी डिके होने लग जाती है ऊपर से। इस तरीके से उसकी बॉडी छोटी हो जाती है, उसकी लाइन लंबी हो जाती है, एंड देन अगर मार्केट चाहे तो वो पहले अपने आप को नीचे लेके जाती है इस तरीके से एकदम, और फिर बाद में अपने आप को नीचे लेके जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर एकदम नीचे लेके जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में वो इस तरीके से काम करती है, क्योंकि अगर उसकी बॉडी उसकी शेडो से छोटी होती जा रही है और छोटी होती जा रही है और छोटी होती जा रही है, इसका मतलब यही है कि कैंडल बहुत तेजी से जल रही है ऊपर से। इसका मतलब ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ऐसा कई कई सारी कैंडल के साथ होता है तो मूव बहुत अच्छा आ जाता है, मूव जो होता है वो बहुत अच्छा आ जाता है मार्केट का। इसी का सेम रेड कैंडल के साथ होता है, उसको मुझे समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। उसमें बॉटम का हिस्सा मैटर करता है, उसमें बॉटम का हिस्सा मैटर करता है, टॉप का हिस्सा मैटर नहीं करता। अगर मैं बोलूं बुलिश प्रेशर तो समझो हैंगिंग मैन विद ए मारुबोजू इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न इन द वर्ल्ड। एक बुलिश पैटर्न होता है, अगर एक हैंगिंग मैन बॉटम पे बना हुआ है और उसके साथ एक मारुबोजू, तो आप समझ सकते हो। मैंने बोला आपको रेड कैंडल की बॉटम पे वीक होती है, तो इसके यहाँ पर बुलिश प्रेशर को यहाँ इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो बुलिश प्रेशर को इंडिकेट करता है। रेड कैंडल में ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होता, कोई मतलब नहीं ऊपर के प्रेशर का, लेकिन अगर वो किसी मारुबोजू के साथ है तो वो एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनाती है, बहुत पावरफुल होता है। अब यहां पर एक कंडीशन क्रिएट होती है कि अब ये बुलिश एंगल्फिंग कैसे फेल होगी। मैंने इसके बारे में नहीं बताया तुम्हें अब तक। मैं हर बार ये वर्ड यूज करता हूं कि अगर हैंगिंग मैन मारुबोजू के साथ बन जाता है तो वो सबसे पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे कमजोर वो कब बनता है, कमजोर कब हो जाता है वो, मतलब फेल कब होगा। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा, उसकी फेलियर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, फेल वो तब होगा अगर उसके जो मारुबोजू है, ये तो हमारे पास हैंगिंग मैन है, अगर जो उसका मारुबोजू है वो ऊपर से गल जाए, डिके हो जाए। ठीक है, वो ऊपर से गल जाए। अब इस कंडीशन में ये पावरफुल एरिया नहीं है। ठीक है, अब ये इस कंडीशन में क्योंकि अगर अपनी ग्रीन कैंडल जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर से छोटी हो जाए, बॉडी उसकी छोटी हो जाए, लेकिन हाँ जो रेड कैंडल है, जो हैंगिंग मैन है, उसकी बॉडी से रेड कैंडल ग्रीन कैंडल अब भी बढ़िया, इसका मतलब एंगल्फिंग तो दिख ही रही है, लेकिन एक्चुअल में ये एंगल्फिंग रियल नहीं है। एक्चुअल में ये एंगल्फिंग रियल नहीं है। अगली कैंडल अगर थोड़ी बहुत उठ गई तो उठ गई, वरना तो नेक्स्ट कैंडल इसको फेल कर ही देती है। ऐसे कंडीशन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मार्केट के आफ्टर इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट। बस काम तो करेगी लेकिन वो पहले फेल कर देगी, उसको फेल कर दिया इसका मतलब क्या होगा, हमारी तो कैंडल फेल होगी ना। तो अगर वो काम करना चाहे तो वो आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकती है, दोबारा से अपने आप को हैंगिंग मैन और मारुबोजू पहले से ज्यादा पावरफुल बना के लेके। कैसे इस कंडीशन में हो सकता है कि वो दोबारा से अपने आप को पावरफुल मारुबोजू में कन्वर्ट करे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लाइन नहीं होनी चाहिए। समझ आया? चलो मैं आपको इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ, मजा आएगा आपको यहाँ देखते। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एरिया है एंड यहाँ पर तो मैं दिखाता हूँ, मैं फर्क दिखाता हूँ तुम्हें, फर्क। यू कैन सी हैंगिंग मैन विद ए मारुबोजू, दिस इज नॉन एज द स्टफ्ड कैंडल। ठीक है, स्टफ्ड कैंडल। तो इस पैटर्न का नाम है, आपको बताया तो मैंने बताया नहीं, सॉरी। तो जब ये पैटर्न बन जाता है इसको हम लोग मार्क, इसको दिस इज नॉट एज दी बुलिश एंगल्फिंग, मेरी डायरी में मैं इसको बुलिश एंगल्फिंग नहीं कहता। इस पैटर्न का नाम है स्टफ्ड कैंडल्स। एंड ये आफ्टर इफेक्ट्स में ज्यादा काम करते हैं। समझ आया इनका नाम? इनका नाम होता है स्टफ्ड कैंडल। मैं आपको दिखाता हूं इसमें सिर्फ ग्रीन कैंडल की जो विक है उसके बेसिस पे कितना बड़ा धोखेबाजी हो जाती है। देखो फेल करते ही मार्केट अपने आप को लेके चली, बुलिश एंगल्फिंग ही आई है, लेकिन अगली बार देखो वो कैसी आई है। जो मारुबोजू बनी है वो कितनी अच्छी बनी है, मतलब वो पूरी है, ऊपर से उसके अंदर कोई भी लाइन नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से आप यहाँ देखो, यहाँ पर मारुबोजू ऊपर से जो है वो दबी हुई नहीं है, वो ऊपर से गली हुई नहीं है, नीचे से गली हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मोमबत्ती की नीचे से बत्ती निकाल दी, उससे कोई मतलब नहीं है उस चीज से। और वो जो ग्रीन रेड कैंडल है वो अब शूटिंग स्टार बन गया, वो फिर भी यहाँ पर हमारे लिए काम करेगा क्योंकि वो पहले काम कर चुका है। यहाँ पर सारा फोकस अब मारुबोजू के ग्रीन कैंडल के ऊपर की विक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड द फेलियर ऑफ ए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कब फेल होता है, ये उसका एक तरीका है किस तरीके से वो फेल होकर हमें दिखाता है। इसी तरीके से आप यहां देख सकते हो, ये देखो कितना बढ़िया हैंगिंग मैन है, लेकिन ऊपर से कैंडल को जला दिया गया है, मार्केट अपने आप को नीचे, ठीक है। इसी तरीके से तो वैसे भी ये डिस्काउंट पे बनी हुई है, ज्यादा ऊपर भी चलिए आप देख सकते हो, इस वजह से तो फेल करेगी, फिर वो अपने आप को लेके जाने की कोशिश करेगी। एंड वी हैव ए, तो एक रियल मारुबोजू कैसी होती है इस तरीके से पता लगेगा आपको। और साथ के साथ कह सकते हो कि समझ आया यहां तक लोगों को सबको? ये बहुत बेसिक है, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक मिनट रुको। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, होता क्या है कि ना कैंडल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ना जो है, जो फेलियोरिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब हमें अपने आप को बचाना सबसे पहले सीखना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है कि अगर हम बचाना सीख जाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमें असली जो एरिया है वो कैसे पता लगेगा। हमें सारे गलत एरिया को ढंग से समझना पड़ेगा कि क्या गलत है, जब भी तो बचेंगे हम उसमें लगाने के लिए। जो सही है वो तो पता ही है सबको भाई सही है, जो गलत है उसको पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं तुम्हें इसी में गलत के बारे में बता। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो सुनो ध्यान से, वो किस तरीके से काम करता है। यहां तक सबको समझ में आगे क्लियर हो गया ना? बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब समझो तुम्हें दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं इसी के बेसिस पे, एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे। अब नया कैंडलस्टिक पैटर्न समझो क्या होता है ध्यान से, ठीक है। होता क्या है कि अगर हम लोग अब शेडोज की बात करें, विक्स का तो यही कॉन्सेप्ट है। अब आपको दुनिया की सारी कैंडल अगर दिखेंगी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो बुलिश एंगल्फिंग ही होती है, लेकिन ठीक है यहां मैं आपको बताने वाला दूसरा शेडोज के कॉन्सेप्ट की वजह से, हमें शेडोज कैसे पता लगेगी ये होता क्या है। अभी मैं आपको ग्रीन कैंडल के बारे में बताऊंगा। ये कैसे होती है, ग्रीन कैंडल्स के अंदर कैसे होता है। तो जो इनकी लोअर लाइन होती है, जो लोअर लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, समझे ना? जो लोअर लाइन होती है उसे हम शेडो बोलते हैं। अब भाई जिसको नेटवर्क इशू लग रहा है मैं अभी कह रहा हूँ पीछे चले जाओ, 10-15 सेकंड पीछे चले जाओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है और ये एक रेड कैंडल है हमारे पास, ये एक रेड कैंडल हमारे सामने। अब इसके अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एक हाई विक हैंगिंग मैन, ऐसे बोलते हैं हम लोग इसको, हाई विक हैंगिंग मैन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो नीचे का हिस्सा होता है हम उसको शेडो बोलते हैं, जो नीचे की लाइन होती है उसको लोग सॉरी विक बोलते हैं, शेडो नहीं बोलते, विक बोलते हैं। दिस इज नॉन एज दी विक। अब अगर मैं मोमबत्ती को नीचे से जलाना शुरू करूंगा, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि वो नीचे चलो, मान लो इमेजिन कर लो कि ग्रेविटी उल्टी हो चुकी है, अब सारी चीजों को ऊपर धक्का देती है। अभी हम नीचे बैठे तो हमें नीचे दे रही है, इमेजिन करो कि ग्रेविटी हमें ऊपर की साइड धक्का देती है, और अब यहाँ पर जो मोमबत्ती है, जो कैंडल है, उसको मैंने उल्टा कर दिया। अब मेरे पास जो कैंडल है मैंने उसको उल्टा कर दिया, वी हैव लाइक दिस, और अब मैं उसको जला रहा हूँ। मान लो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया उसको मैंने, मान लो तो उसकी जो लाइट है वो इस तरीके से आपको दिखेगी। मान लो हम अभी भी मान लो ग्रेविटी में बैठे हुए हैं तो उसकी बत्ती, तो हमें जो आग जलती हुई दिखेगी वो थोड़ी ऐसी दिखेगी, इसमें थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी कह सकता हूँ कि टेढ़ी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं। ये हमारे पास है यहाँ पर लाइक दिस, लाइक दिस। अब अगर हम इसको जलाएंगे तो ये नीचे से जलती जलती रहेगी। इसका मतलब अगर हमें जलाना है तो नीचे से इसकी जो बॉडी है विक के साथ वो अपने आप को खत्म करती रहती है, खत्म तो नीचे से खत्म करती है, ऊपर से खत्म नहीं करती, समझे ना? नीचे से खत्म करती रहेगी, ऊपर से जो है खत्म नहीं करेगी। इसी तरीके से रेड कैंडल्स होती हैं वो अपने आप को नीचे से खत्म करती हैं और नीचे से ही बढ़ाती रहती है। अगर इसका जो वैक्स है, इसका जो वैक्स होता है जिसे हम लोग कैंडल वैक्स कहते हैं, इसी तरीके से हमारी मार्केट में हम इसको वैक्स नहीं कहते, हम इसको कहते हैं होल्डिंग वॉल्यूम। दिस इज द होल्डिंग वॉल्यूम। इसको हम लोग सेल साइड का सेल साइड होल्डिंग वॉल्यूम, SSHV, ठीक है। जैसे SSL होता है ना, सेल साइड लिक्विडिटी, इसी तरीके से सेल साइड होल्डिंग वॉल्यूम होता है। ये बट वैक्स भी एक होल्डिंग चीज है ना, वो होल्ड पड़ी है। वैक्स क्या है? अगर मैं तुम्हारे सामने पूरी मोमबत्ती लगा के रखी कर दूंगा जो पूरी भरी पड़ी है और ऊपर की साइड उसकी बत्ती छोटी सी, तो मैं कितना अच्छा लगेगा कि यार मेरे पास कितना सारा वैक्स है, पूरा भरा हुआ है, मैं आराम से इसको जला सकता हूँ, पूरी रात मेरी बीत जाएगी, मैं पढ़ भी लूँ। लेकिन अगर मैं इसको आधा कर दूंगा, इतना कर दूंगा, तो मैं क्या लगेगा, इसके अंदर तो वैक्स ही नहीं है, इसके अंदर तो बॉडी नहीं है, होल्डिंग वॉल्यूम, मैं इस पर यकीन कैसे कर लूँ कि पूरी रात मेरी बिता देगी। इसी तरीके से कैंडल्स के साथ होता है। हम कैंडल्स की छोटी बॉडी पर यकीन नहीं करते कि वो अपने आप को नीचे या ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हैंगिंग मैन बना हुआ है ये ऐसी काम करता है। अगर ये बॉटम पे है ना तो इस पे कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये अपने आप को नीचे लेके, इसके पास बॉडी नहीं है इतनी बड़ी। हाँ अगर ये मारू बोझ हुआ है तो वो अलग बात होती है, ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये काम करता है। तो अब अगर हमारे पास जो इसके बाद जो कैंडल है, अगर मान लो इसके बाद जो हमारे पास कैंडल है या इससे पहले वाली जो कैंडल है हमारे पास, ठीक है, यस यस,
एक ऐसी कैंडल बनी हुई है हैंगिंग मैन वाली, लाइक दिस, हमारे सामने लाइन है, ऐसे वाली हमारे पास लाइन बनी हुई है, ठीक है, रेड कैंडल है। और उसके बाद हमारे पास जो अगली रेड कैंडल है वो ऐसे बनी हुई है, मान लो इस तरीके से बनी हुई है। तो ये तो बहुत अच्छी हमारे सामने एक, आप कह सकते हो कि बेरिश एंगल्फिंग तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक हैंगिंग मैन का बढ़िया सा मूव दिखेगा कि वो अपने आप को नीचे लेके जा रही है। लेकिन अगर इस कैंडल ने अपने आप को नीचे से जला दिया, इस रेड कलर की मारू बोजू ने, ये जो रेड मारू बोजू है, ठीक है, अगर इसने अपने आप को नीचे से जला दिया तो हैंगिंग मैन की पावर यहीं समाप्त होने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी देर बाद, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हैमर की समाप्त होने लग जाती है। हैमर के बाद अगर ग्रीन कैंडल आती हो जाए या हैंगिंग मैन के बाद ग्रीन कैंडल आती हो जाए तो उसी तरीके से होता है। तो ये अगर नीचे से अपने आप को जला दे और इसके अंदर एक लाइन निकल गया, जिसका मतलब हैंगिंग मैन अब कमजोर हो चुका है, आगे जाके अपने आप को रिवर्स कर देगा। मैं ट्रस्ट नहीं होता ना फिर बात। वैसे ही वो छोटी बॉडी वाला है, ऊपर से फिर ऐसे कर दिया, ठीक है। ये होने के 80% चांस होते हैं। देखो हर चीज तो 100% नहीं हो सकती, ये तो आपको पता ही है। अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे ये चीज काम करती है, लोग कैसे समझेंगे इस चीज को। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा होता है, ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपके सामने है। अभी फिलहाल के लिए ग्रीन कैंडल इग्नोर कर दो, आपको इससे कोई मतलब नहीं, इसे हटाओ यहाँ से। सो अगर मैं आपसे बोलूं एक ये हैंगिंग मैन है, रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक रेड कलर की पूरी भरी हुई मारू आती है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न हमारे सामने रिवर्सल का होता है कि एक हैंगिंग मैन के साथ एक बड़ी सी मारू। अब इस दोनों पैटर्न्स को हम लोग क्या कहते हैं, आज तुम्हें इसका नाम बताऊंगा। अगर तुम्हारे सामने पैटर्न बन गया तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न वेयर द मार्केट इज मेकिंग द सेम मूव जस्ट लाइक ए बेरिश एंगल्फिंग मेक। जैसे कि एक बेरिश एंगल्फिंग मूव बनाती है, इसी तरीके से कैसे बनाती है। तो अगर आपके सामने कभी फ्यूचर में एक हैंगिंग मैन बन जाए और उसके बाद एक रेड कलर की मारूबोजू बन जाए एट दी रेजिस्टेंस, ये चीज आपको याद रखनी है। कैंडल की लोकेशन हमेशा मैटर करती है, बेशक वो कितनी सुंदर क्यों ना हो, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या है, दिस इज ए रेड मारूबोजू, ठीक है, एंड दिस इज ए हैंगिंग मैन, ठीक है। क्या कह रहे हो, ये अलग है, ये आपका जो है ना, ये अलग है। ये 2CP का एक पैटर्न है, जैसे कि आपको बताया ना मैंने स्टफ्ड कैंडल्स के लिए, ये स्टफ्ड कैंडल नहीं। यस, इन कैंडल्स को मैंने नाम रखा हुआ है ट्रांजिशंस। दीज आर द ट्रांजिशंस कैंडल। इसी तरीके से आपकी ग्रीन कैंडल भी होती है, ऐसा नहीं ग्रीन भी नहीं होती। जैसे एक हैमर आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कलर की मारूबोजू बनती है, ये भी उसी तरीके से काम करेगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। समझ आया। तो दीज आर द ट्रांजिशन कैंडल्स, वो अपने आप को ट्रांसफर करती है, अपने को ट्रांजेक्शन करनी कुछ, ये तो सपोर्ट पर होता है, ये अपने आप को, ठीक है। बहुत जगह आप ये चीज नोटिस करोगे, बहुत जगह नोटिस करोगे ये चीज। कभी कभी इनके बीच में एक दो कैंडल आ जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मारूबोजू चाहिए हैंगिंग मैन के बाद, चाहे वो एक कैंडल के बाद है, चाहे वो दो कैंडल के बाद है। हैंगिंग मैन और मारूबोजू के बीच में अगर एक दो कैंडल आ गए ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ओवरऑल दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो चाहिए विद इन ए 4 कैंडल्स के अंदर, 4 से 5 कैंडल के अंदर हमें ये दोनों कैंडल्स चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि मैं मार्केट को नीचे की साइड देखना है चलते हुए। तो ये इसी तरीके से हैंगिंग एक हैमर और एक ग्रीन मारूबोजू के साथ भी ऐसे होता है, अगर वो साथ में नहीं है, लेकिन हाँ उसके बीच में 2-3 कैंडल बनने के बाद एक मारूबोजू बन गई। अब अगर इनके ऊपर नीचे किसी भी जगह पर हमें स्टफ्ड देखने को मिलती है, वो स्टफ्ड एरिया जो देखने को मिलता है, उस कंडीशन में हमें फेल होती हुई दिखेगी फ्यूचर में। ज्यादा लंबा मूव देने की कोशिश नहीं करेगी, मारूबोजू खुद अपने आप को कमजोर कर रही है। समझ आया। इस तरीके से काम करता है। मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है हमें, लाइक दिस। यहाँ तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, तो बिल्कुल सिंपल है आपके सामने, ठीक है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द स्टफ्ड कैंडल, क्लियर मारूबोजू लाइक A1, ठीक है। ये देखो, ये आपके सामने स्टफ्ड कैंडल है, आपके सामने बनी हुई है, आई रिवर्स करी, ऊपर नहीं गई, फेल नहीं करा, लेकिन रिवर्स करी, देन फिर अपने आप को नीचे लेके आ गई, ठीक है, ठीक है। कभी कभी मैंने केवल 80% चांस होते हैं, रिवर्स तो जरूर करेगी, ऐसा नहीं हो सकता रिवर्स नहीं, वो अपने आप को रिवर्स करेगी, फिर अपने आप को नीचे लेके जाएगी, अपने आप को रिवर्स भी कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। कंटिन्यूएशन के ऊपर बात होती है सारी। इसी तरीके से सुपीरियर्स को आपको ज्यादा देखना पड़ेगा, जो बिल्कुल टॉप पे होती है वो ज्यादा। ये देखो, ये आपको दिख रही है, ये दोनों कैंडल्स आपके, ठीक। तो स्टफ्ड नहीं होनी चाहिए, स्टफ्ड होगी तो उसमें उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, वो हमें ज्यादा नहीं दिखेगी, अपने आप को कमजोर दिखाने की कोशिश करेगी, डायरेक्ट मूव हमें नहीं दिखेगा, जैसे आप ये देख सकते हो। ये एक पार्शियल हैंगिंग मैंने आपको पता है, मैं पहले बताया हुआ, दिस इज द पार्शियल, ये जो आपको कैंडल दिख रही है, उसके बाद एक बीच में ग्रीन कलर, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बाद हमें एक दिखती है बहुत ही बढ़िया मारूबोजू विदाउट एनी स्टफ्डमेंट, कोई भी स्टफ्ड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सामने, ठीक है। तो ये 80% चांसेस होते हैं इसके अच्छे तरीके, वो अपने मतलब चैनल के हिसाब से मूव क्रिएट करती है ना भाई। अगर इतना चैनल है तो वो यहाँ से जाएगी, यहाँ आ जाएगी, अगर इतना चैनल है तो यहाँ से जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर आपके सामने जो चैनल है वो इतना बना हुआ है, तो वो क्या करेगी, वो अपना मूव भी तो उस हिसाब से देगी। हैंगिंग मैन, मारूबोजू एंड मूव, ये जो मूव है वो अपने चैनल के हिसाब से दे रही है, ठीक है। जो मूव है वो अपने चैनल के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि वो अंधाधुंध मूव दे देगी। वो ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताना मैं आपको बस विक्स के बारे में बता दूं कि किस तरीके से विक्स और शैडोज हमारी कैंडल्स को समझने में हेल्प करते हैं। समझ आया सभी को। सो गाइस, ये दोनों आपके कैंडल्स के नाम है, डिपेंड ऑन लोकेशन, बिल्कुल सही बोला। पहला आपके सामने ऐसा बनता है लाइक दिस, एंड द नेक्स्ट सेकंड है आपके सामने ये, ठीक है। दीज आर द स्टफ कैंडल्स, इनमें बेरिस प्रेशर और साथ ही साथ किस तरीके से, जैसे मोमबत्ती पिघलती है तो हमें कैसे पता लगता है कि इसमें प्रेशर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से आपकी रेड वाली जो मोमबत्ती होती है वो कैसे नीचे से पिघलती है, वो आपके लिए। एंड हाउ वी कॉल्ड इट, वी कॉल्ड देम ट्रांजिशन कैंडल्स। समझ आया सबको गाइस। ये था आपका पहला टॉपिक फेज 6 का, विच आर बेस्ड ऑन दी विक्स एंड शैडोज।
बाकी तो देखो आप कम से कम 500 1000 कैंडल्स देखोगे तो आपको तभी पता लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में आपको सारी कैंडल लगेगी, नहीं 500 1000 से नीचे आपको कोई भी एक्यूरेसी समझ में नहीं आएगी कैसी होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लोकेशन हमेशा मैटर करेगी, सप्लाई डिमांड हमेशा मैटर करेंगे, वो तो हमेशा यूज ही होंगे, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता। ये उनके एरिया पर बनने वाली कैंडल्स होती हैं, जैसे कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं सपोर्ट की बात करूं या फिर मैं रीटेस्टिंग की बात करूं, तो रीटेस्टिंग पे अगर हमें एक हैमर और साथ में एक स्टफ्ड मारुबोजू दिख जाए ग्रीन कलर, इसका मतलब वहां पर हमें फेक रिवर्सल देखने को मिलेगा। ऐसे पता लगता है फेक रिवर्सल के बारे में। जैसे मैं आपको बताता हूं कि यहां में आधी रिटेस्टिंग क्यों दिखेगी और यहां में पूरी रिटेस्टिंग या आधा रिवर्सल मिनी रिवर्सल क्यों दिखेगा, पूरा रिवर्सल क्यों दिखेगा, ये सिर्फ इन कैंडल्स के बेसिस पे होता है। अब मैं एक एक कैंडल समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए टॉपिक समझा दिया, अब आप उसको मिक्स कर सकते हो उनके साथ। ठीक है, समझ आया सभी को? शैडो का कोई मतलब नहीं होता, वो छुपकी रहती है, वो कहाँ दिखती है, वो दिखती नहीं है बिल्कुल भी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता हमारे सामने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिखा, यहाँ पर हमें कोई मूव नहीं दिखा, मतलब यहाँ आई है मार्केट, अपने आपको ऊपर की साइड में मूव दिया है, बट फेल टू रीटेस्ट, अपने आप को इस जगह से परफेक्ट रीटेस्टिंग नहीं दी, अपने को और नीचे लेके आ गई, तो डबल रीटेस्टिंग में कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा था। एंड वी हैव अ मूव लाइक दिस।